हेलो, हर हर महादेव। मेरा नाम जानवी दवे है और पता नहीं मैं ये कितनी बार बोल रही हूँ, पर ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और मैं वैसे हिंदी नहीं बोलती तो वो भी थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मेरी हिंदी बहुत अच्छी भी नहीं है। तो हाँ, तो ये वीडियो मैं ये बताने वाली हूँ कि मतलब सी इंटर जनवरी 25 का मैंने अभी जो एग्ज़ाम दिया वो मेरा कैसा गया ऐसा। मतलब ओवरऑल अगर बताऊँ ना तो आई थिंक एक ऑडिट के पेपर मुझे वो भी नहीं पता चल रहा कि इसमें कहाँ देखना है, कौन से वीडियो में कौन से कैमरे में देखना है। पर हाँ, तो अगर ओवरऑल बताऊँ तो ऑडिट के पेपर के सिवा आई थिंक और टैक्स भी मेरा थोड़ा मैंने पढ़ा नहीं था तो, और ऐसे तो अच्छा ही गया। पर अगर एक एक सब्जेक्ट की बात करूँ तो हाँ, एक एक सब्जेक्ट की बात करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले अकाउंट सबसे अच्छा हो ही गया था तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, तो अकाउंट तो मतलब ऐसा था कि सबसे ज़्यादा मैंने मतलब तैयारी उसमें ही की थी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो पहला सब्जेक्ट था और उसमें मतलब हमको आगे के दिन भी दिए जाते हैं। तो अकाउंट मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी, मतलब आगे भी मैंने सबसे ज़्यादा अकाउंट में मेहनत की थी। पर ऐसे एग्ज़ाम के अगले मतलब अगले वाले दिन हम जो मेहनत करते हैं ना वो सबसे ज़्यादा मतलब अकाउंट में ही थी। मतलब वही एक ऐसा सब्जेक्ट था कि जिसमें मैंने मतलब पूरा सिलेबस कर लिया था ऐसा। नहीं, पूरा तो नहीं किया था। वही जो एस वो 23 और 27 थे ना, जो वो जॉइंट वेंचर ऐसा कुछ था वो नहीं किए थे, बाकी ऐसे पूरा कर लिया। हाँ, ब्रांच अकाउंट भी नहीं किया था, बाकी सब ऐसा मतलब कर लिया था। और बाकी सब सब्जेक्ट में तो ऐसा था कि मैंने मतलब थोड़ा छोड़ दिया ऐसा, मतलब अकाउंट में ऐसा अच्छा था। तो अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो वो बहुत अच्छा मेरा गया था। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मुझे पूरा सब आ ही गया, पर ऐसा गया था कि हाँ, मुझे जितने लाने थे, जैसा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऐसे 70 तो उसमें आ जाएंगे, और मुझे उतने ही लाने थे कि अकाउंट में मतलब 70 आ जाए। और वैसे पहला पेपर था तो मैं ऐसे सोच ही रही थी कि मतलब पहला पेपर तो अच्छा जाना चाहिए ऐसा। तो वही, और ऐसा गया भी और मैं बहुत खुश भी थी कि वाह, मतलब सी एंटर में ऐसा पेपर आता है तो मेरे बहुत अच्छे हो गए। पर देन आगे जब बढ़ा तब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अच्छा मैं सी इंटर में हूँ तो ऑफ कोर्स ऐसे नहीं आएंगे। तो अकाउंट का तो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा गया, और उसमें ऐसे अच्छे मतलब सम भी सब अच्छे थे, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं ऐसा। और वो जो सी एफ एस जो सी एफ एस का था ना वो तो बहुत ज़्यादा ईजी पूछ लिया था। मतलब उसमें मुझे मेन क्या लगा कि मतलब जो हमको वो 15 मिनट देते हैं ना, तो उसमें मैंने सबसे अच्छा मतलब मुझे वही लगा कि मैंने ऐसा कर लिया कि मैंने मतलब सिलेक्ट अच्छा किया। मैंने वो अमालगमेशन वाला था ना वो मैंने छोड़ दिया था, तो वो ही मेरे सबसे अच्छी बात की कि मतलब अमालगमेशन वाला मैंने छोड़ दिया। तो वो मेरा अच्छा, क्योंकि वो अमालगमेशन वाला था तो वैसे इजी ही था, पर सी एफ एस वाला ज़्यादा इजी था। तो वो सी एफ एस वाला आई थिंक मेरा है ना 10 मिनट में ही हो गया होगा, 10 या फिर 7-8 मिनट में ही हो गया होगा। तो उस हिसाब से, और इसका आंसर भी आ गया है, तो मतलब मुझे पता नहीं कि वो सही आया है, पर ऐसे वो मैच हो गया तो हमको तो ये लगता है कि सही आया होगा। तो अकाउंट का ऐसे, और टाइम पे ख़त्म भी हो गया। आई थिंक मेरा कितना 20 या 30 मिनट बच गई थी, और मैंने एक बार पूरा चेक भी कर लिया था। तो इसलिए अकाउंट का तो ऐसे अच्छा गया। फिर इसलिए अकाउंट के बारे में मैं बहुत ज़्यादा ही खुश थी, और उसका बहुत इजी भी आया था। मुझे एमसीक्यू में थोड़ा डर लग रहा था। और सबसे अच्छी बात वो थी कि वो AS22 है ना, जो टैक्स ऑन इनकम वाला, वो मैंने सुबह ही पढ़ा था। मतलब वही, और जो मतलब 2-3 मेन उसमें सम कर लिए थे कि अगर ये आ गए ना तो मैं कर लूँगी। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो एमसीक्यू में आ गए। तो वो मैंने अच्छे से कर भी लिया। और मैं आपको बस यही एडवाइस दूँगी उसमें तो, कि उसमें आप मतलब छोड़ोगे ना तो ऐसा करोगे कि अगर मतलब मैं AS22 तो छोड़ने ही वाली थी, पर अगर मैं छोड़ देती तो फिर मेरा एमसीक्यू में वो वही 10 मार्क्स का आई थिंक था। 5 एमसीक्यू आई थिंक उसके आए थे, तो वो मुझे नहीं आते। तो इसलिए उसमें छोड़ने का ऐसा मतलब रिस्क लेना चाहिए। अगर ऑफकोर्स मैंने ब्रांच अकाउंट में रिस्क लिया था, पर ब्रांच अकाउंट में भी मैंने वो क्या बोलते हैं जनरल एंट्री वाला था ना, वो एक कर लिया था, और लकीली वही आ गया। तो इसलिए ऐसे रिस्क लेना चाहिए। बट एमसीक्यू में वो आ जाता है ना, फिर हमारा एमसीक्यू भी वो मतलब ठीक से नहीं जाता। तो इसीलिए थोड़ा सब सिलेबस हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अकाउंट का तो मेरा अच्छा हो गया, मतलब 70 जितने आ जाएंगे। अब बात करूँ लो की, तो एक मिनट। तो लो की बात करते हैं। तो लो में ऐसा था कि मतलब मुझे सच बताऊँ ना कि
मैंने लॉ में ना पहले बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, और मेरा ऐसा था कि अगर अकाउंट और लॉ में ऐसे 70-70 आ जाएंगे ना तो एग्रीगेट की मतलब टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि वही मेरा आउट में तो एग्रीगेट आने से रहे, फिर टैक्स में भी एग्रीगेट नहीं आ सकते, और एफएमएस में मेरा थोड़ा वीक था तो उसमें भी एग्रीगेट नहीं आ सकते थे। तो मैंने ऐसा ही सोच के रखा था कि अगर अकाउंट और लॉ में मतलब मैं अच्छे से कर लूँगी ना तो एग्रीगेट का टेंशन हट जाएगा। पर मैंने वही सबसे मेन गलती मैंने वही की कि मैंने लॉ में पहले मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा था, और आई थिंक मैंने अकाउंट स्टार्ट किया ना उसके एक दिन पहले मैंने लॉ का मतलब पूरा दिन दिया था, और आई थिंक अच्छे से किया भी था। पर मैंने ना एग्ज़ाम के अगले दिन जो करना होता है ना उसमें मैंने बहुत मतलब पता नहीं मुझे आलस आ रहे थे क्या हो गया कि मैंने बहुत स्लो किया, और फिर रात में मैंने झक के भी किया, पर जितना करना चाहिए था ना उतना मैंने ठीक से प्रिपेयर नहीं किया। और उस वजह से क्या हुआ, मैंने क्या छोड़ा था उसमें मैंने वो इंटरप्रिटेशन था ना वो मैंने बहुत ठीक से नहीं किया। उसका सिर्फ मैंने आई थिंक ना 7-8 ऐसे जो मुझे लग रहे थे ना कि वो हर अटेम्प्ट में पूछ रहे हैं, ऐसे 7-8 कर लिए। और जो चैप्टर 1 था ना अकाउंट ऑफ कंपनी, तो उसमें भी मैंने ना सिर्फ वही CSR कर लिया। तो उसमें से तो आई थिंक आ गया वही वो क्या था, मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा है, वो प्रोजेक्ट असेसमेंट ऐसा कुछ था, तो वही आ गया और वो मैंने किया भी था। तो वही मतलब जो चैप्टर 9 में से मतलब वही अकाउंट ऑफ कंपनी में से और इंटरप्रिटेशन में से मैंने मतलब इन दोनों में मैंने ना सिर्फ ना सिलेक्टिव स्टडी किया था, बाकी सब में तो ऐसे मतलब पढ़ लिया था। तो लॉ में मतलब अगले दिन जो पढ़ना होता है ना वो मैंने ठीक से नहीं पढ़ा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, और मुझे ना पेपर भी मुझे थोड़ा टफ लगा, बाकी सबके तो मतलब ईजी लगा पर मुझे पर्सनली बहुत टफ लगा। तो जब मैंने लॉ का पेपर मतलब देने गई तभी मुझे पता ही था कि मतलब मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो मेरा अच्छा नहीं जाएगा, और हुआ भी वही। मुझे थोड़ा मतलब एक अंदर था कि नहीं थोड़ा अच्छा जाएगा, पर वो भी नहीं हुआ। तो पेपर मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा ही टफ लग गया। मतलब पहले तो मैं क्या करती हूँ, वो 15 मिनट देते हैं ना उसमें ना टिक कर लेती हूँ कि सबसे पहले मैं ये लिखूँगी, बार दूसरा ये लिखूँगी, तीसरा ये लिखूँगी। तो ऐसे मिल भी गए, ऐसे 9 या 10 तो ऐसे अच्छे थे कि मुझे वो पूरे मतलब 100% आते ही ऐसे मतलब क्वेश्चन, और मतलब ईजी भी था ऐसा कुछ नहीं। पर जो पीछे के थे या फिर मतलब वो बोल सकते हो वो क्वेश्चन 1 था ना, वो तो मुझे मतलब पता ही नहीं चल रहा कि उसमें मतलब आंसर क्या लिखना है। तो वो मैंने ऐसा, पर मैंने जो पहले मुझे जो अच्छे से आते हैं ना वो मैंने लिख दिए। और फिर क्या हुआ कि मतलब फिर पीछे के जो थे ना उसमें मुझे ना बहुत प्रॉब्लम हुई। मैंने अपने हिसाब से मुझे जो लगे ना वो मैंने आंसर लिख दिए, पर पता नहीं कि वो सही है। जैसे एग्जांपल दूँ कि मुझे ऐसा था कि अगर फेमा में से आ गया ना तो उसमें तो मैं 8 में से 8 ले लूँगी, पर उसमें से एक ऐसा आ गया था, आई थिंक वो क्वेश्चन 1C था, तो वो तो ऐसा था कि मुझे पता नहीं चल रहा था कि उसमें क्या लिखना है। फिर मैंने वही वो रियल एस्टेट वाला वही लिख दिया। फिर मुझे पता है वो मेरा गलती होगा, पर मैंने ऐसे लिख दिया। पर हाँ, तो फिर मैंने वो लिख दिया, पर मुझे लगता नहीं कि वो मेरा सही होगा। तो ऐसे लॉ में मेरा बहुत सारा एवरेज ही पेपर गया, इसलिए मुझे इसमें लगता है कि मेरे ऐसे 50 आ जाएंगे, पर मुझे तो 70 लाने थे, पर नहीं हो गया। तो वही मुझे अभी एग्रीगेट की भी टेंशन है, पर एक वही मतलब गया तो फिर क्या कर सकते हैं। हाँ, तो लॉ का हो गया। फिर तीसरा पेपर कौन सा है, टैक्स, मेन टैक्स। उसमें तो मतलब वही 1.5 दिन में कैसे ख़त्म करें ना, वही सबसे मेन प्रॉब्लम थी। तो वही मेरा मतलब हाँ, तो वही तो मतलब मेरा टैक्स का मतलब मैंने पढ़ा तो था, पर ऐसे मतलब सम बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किए। मतलब पहले तो बहुत किए थे, पर मतलब एग्ज़ाम के अगले दिन मतलब टाइम ही नहीं बचा था कि पूरे सम करूँ या प्रोविज़न करूँ, तो फिर दोनों में सिलेक्ट करना था। तो मैंने ऐसा किया कि वो जो मतलब जिसमें सम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें मैंने सम की प्रैक्टिस की, और प्रोविज़न मेन तो मुझे प्रोविज़न ही लगे, तो मैंने सिर्फ प्रोविज़न की ऐसे मतलब देख लिया कि ऐसे इतनी लिमिट है, उसमें तो लिमिट ही कितनी सारी है, तो वही मैंने बस कर लिया। और उस वाले पेपर के दिन मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि मतलब मैं फ़ेल होंगी ना तो टैक्स में होंगी ऐसा, और ऑडिट में। तो मुझे थोड़ा सा मतलब थोड़ा इजी लगा वही मतलब टैक्स वाला पार्ट, जीएसटी का तो मुझे हार्ड ही लगा। तो उसमें मैंने मतलब वही कि जो पीछे के जो मतलब बड़ा वाला तो मेरे से होने से रहा, तो वो तो मैंने मतलब लास्ट में किया था, वो भी जितनी एडजस्टमेंट आई उतनी कर लिया। पर जो पीछे के मतलब दो करने होते हैं ना, मतलब टैक्स में और जीएसटी में, सब में 2 करने होते हैं 3 में से, उसमें मेरा मतलब टैक्स में तो आई थिंक मेरा सही होगा, पता नहीं फिर। और जीएसटी में भी थोड़ा गलत होगा क्योंकि वो आरसीएम वाला कुछ आ गया था, वो भी मुझे नहीं ज़्यादा नहीं आया, तो मैं वो अपने हिसाब से कर लिया।
और MCQ भी आई थिंक उसके मुझे थोड़े, सबको MCQ ईजी लग रहे थे पर मुझे MCQ थोड़े हार्ड लग रहे थे। तो ऐसे टेक्स्ट का गया तो टेक्स्ट में मुझे ऐसा लगता है कि मैं गिन रही हूँ कि मेरे कितने आएंगे, तो मेरे एग्जैक्ट 40 हो रहे हैं। तो मुझे पता नहीं कि मतलब बोल तो रही हूँ कि टेक्स्ट में तो पास हो जाऊँगी, पर तो भी थोड़ा टेंशन है अगर टेक्स्ट में मतलब फेल हो सकती हूँ, क्योंकि मैंने गिन रही हूँ तो उसमें मेरे वो सेट ऑफ वाले में पूरे गिने हैं। सेट ऑफ वैसे मेरा पूरा सही है पर आई थिंक गलत भी हो सकता है ना, तो इसलिए रिस्क नहीं। पर मैंने अभी MCQ चेक नहीं किया कि मेरे कितने सही है कितने गलत है, ऐसे ही मन में कर लिया कि इतना अच्छा इतने सही हो सकते हैं ऐसा, और वो भी मुझे चेक करने हैं। पर वो भी मतलब सही से सोल्यूशन मिल जाए तो फिर चेक कर लेती हूँ। हाँ, तो फिर टेक्स्ट में ऐसा गया। टेक्स्ट में मुझे लगता है कि 40 आ जाएंगे शायद, अगर आ गए तो आज आ जाएंगे शायद, अब पता नहीं है मुझे। फिर चौथा पेपर कौन सा था? चौथा पेपर हाँ कॉस्ट। और कॉस्ट वाओ, कॉस्ट में मैंने पहले है ना बहुत ज़्यादा मेहनत की, मतलब वही ये अकाउंट जैसा ही, मुझे अकाउंट कॉस्ट ऐसे सब अच्छे लगते हैं। तो कॉस्ट में मतलब मैंने पहले कितनी ज़्यादा मेहनत की थी और एग्ज़ाम के अगले दिन मुझे पता नहीं कितना आलस आ रहा था कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मतलब लिटरली मैंने कुछ नहीं पढ़ा, ये सोच के कि नहीं ये तो मुझे आ ही जाएगा। और फिर शाम हो गई, फिर आई थिंक शाम को हाँ मैंने फिर पढ़ी रही थी, मतलब वही गिन रही थी। पर मैंने सब में सिर्फ ऐसे देख लिया, ऐसे नहीं कि पूरा, मतलब क्रैकर भी थी मेरे पास, मेन तो क्रैकर से ही करना था मुझे, पर मैंने क्रैकर फिर नहीं किया। फिर मैंने सिर्फ मॉड्यूल के ही, मतलब अगर एग्ज़ाम के अगले दिन मैंने सिर्फ मॉड्यूल के ही किए, क्योंकि पहले मैंने क्रैकर आई थिंक 2-3 बार पूरे क्रैकर के सारे एग्ज़ाम कर लिए थे, पर एग्ज़ाम के अगले दिन मैंने नहीं किया, तो फिर छोड़ दिया। फिर पूरा हो नहीं सकता था, और उसमें भी मैंने मतलब वो मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वो सब मुझे ऐसे पक्के आते थे। फिर वही ABC वाला ABC और कॉस्ट शीट, ये सब मुझे ऐसे मेरे थे कि मतलब इसमें तो मेरे मार्क्स एक भी नहीं जाने दूँगी ऐसा। कॉस्ट शीट में मुझे बहुत डर लग रहा था कि मतलब इसमें से तो ऐसा होता है ना कि हमारा एक भी मतलब बीच का गलत हो गया तो पूरा सम गलत, तो उसमें मैंने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं की थी और उसका उल्टा ही हो गया। मतलब उसमें से इतना इजी आ गया कि उसमें आई थिंक मेरे पूरे ही हो गए कॉस्ट शीट वाले सब में। तो कॉस्ट का पेपर है ना बहुत इजी आया था, और उस इतना इजी आया था कि मतलब ऐसा नहीं कि कुछ पूरा, मतलब ऐसे एक दो थे सम जो मतलब वो पता नहीं चल रहे थे, मुझे नहीं पता चल रहे थे। बाकी कॉस्ट का बहुत ज़्यादा इजी था, सभी बोल रहे थे कि ईजी था, और उसके MCQ भी आई थिंक ईजी थे। हाँ, तो कॉस्ट का ईजी चला गया। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि कॉस्ट में आई थिंक मेरे 60 आ जाएंगे। तो मैं कहाँ थी, हाँ तो कॉस्ट में मेरे ऐसे 60 आ जाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। फिर नहीं आएंगे तो फिर जज मत करना, पर शायद आ जाएगी ऐसा मुझे लग रहा है। आने चाहिए तो आई थिंक 70+ आ जाए, इतना अच्छा पेपर था। आई थिंक तो 80+ आ जाए, इतना अच्छा पेपर था। पर ऐसे होता है ना कि मैंने मतलब सभी मेरे सभी सही नहीं थे, तो इसलिए मैं 60 बोल सकती हूँ। हाँ, तो इसलिए कॉस्ट का थोड़ा अच्छा चला गया। फिर मेन पेपर की बात करती हूँ, ऑडिट, जो कि मैंने मतलब एग्ज़ाम के अगले दिन जो पढ़ना होता है ना वो मैंने बहुत अच्छे से भी पढ़ा। और ऑडिट एक सा सब्जेक्ट है कि मैंने सबसे ज़्यादा मतलब वो ध्यान दिया था। हाँ, तो ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है कि मैंने सबसे ज़्यादा अगर ध्यान दिया हो ना तो ऑडिट में था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं फेल हो गई ना तो इसमें तो मैं होंगी, तो इसलिए मैंने ऑडिट में मतलब ज़्यादा ही ध्यान दे दिया था। और उसके मतलब एग्ज़ाम के अगले वाले दिन भी मैंने सभी सब्जेक्ट अकाउंट के सिवा बाकी सब सब्जेक्ट में जितनी मेहनत नहीं की थी ना उतनी मैंने ऑडिट में कर ली। मतलब ऐसा कि मतलब पूरा पढ़ लिया ऐसा मैंने। तो मैंने ऑडिट में छोड़ा था ना, तो क्या मतलब चैप्टर 3 और 4 था, उसमें से मैंने ना सिलेक्टिव पढ़ लिया था। जैसे 3 में मुझे अभी याद भी नहीं है कि मतलब कौन सा था उसमें, तो 3 और 4 में मैंने सिलेक्टिव पढ़ लिया। मतलब वही जो एनालिटिकल प्रोसीजर था ना वो 4 में था, 3 में था, मुझे याद नहीं है। पर वही 5 और 9, चैप्टर नंबर 5 और 9 में मैंने ना ऐसा ही पढ़ा, मतलब अच्छे से पढ़ा ही नहीं। और उसमें पढ़ने जैसा मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे हार्ड लगते वो 2 चैप्टर। तो उसमें मैंने ऐसे ठीक पढ़ लिया। पर मेन मेरी बात ये थी कि मैंने मतलब चैप्टर नंबर 1, 2, 7, 8, फिर 7, 8, 10 और 11 और यहाँ बस ये मतलब जो 5 तो ये जो मतलब 5 चैप्टर थे ना तो वो मैंने ठीक से कर लिया। तो मतलब इतने पक्के
कि मैंने आई थिंक एग्ज़ाम के अगले अगले दिन भी मैंने उसका 2 बार रिवीजन कर लिया था और आई थिंक 3 बार भी हो गया होगा। और उस पहले तो मैंने बहुत ज़्यादा उसका मतलब 7 और 8 वाला चैप्टर है ना, वो तो बहुत अच्छे मुझे आते हैं ऐसा। और 2 और 11 और 10वां भी मुझे बहुत ऐसे अच्छे से आते हैं। और 1 और 6 तो बहुत ईजी है, तो वो तो आते ही है। तो उसके पेपर में क्या हुआ, मेरा सबसे ख़राब पेपर है ना वो ऑडिट वाला गया। क्योंकि उसके पेपर में क्या हुआ कि सही में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि हार्ड पूछा गया था। बहुत सारों का इजी भी मुझे लगा, पर ज़्यादातर का तो हार्ड ही गया है वो। तो उसमें ऐसा हुआ कि मतलब 7, 8, 10 उसमें कितने ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो वो तो हम लोगों ने पूछे ही नहीं। जैसे कारों, तो कारों में से एक भी नहीं आया। और कारों मैंने इतना अच्छे से किया था। और आई थिंक उसके मैंने ना रोमन अंक मुझे नहीं लिखने आते थे, तो मैंने रोमन अंक की भी 3 बार प्रैक्टिस की थी कि अगर रोमन अंक मैं सही से लिखूँगी कि उसमें मेरे कारों में एक भी मार्क्स नहीं जाएंगे। तो वो नहीं आया। फिर आई थिंक चैप्टर नंबर 10 में से भी एक भी नहीं आया था, ऐसा मुझे जब याद है तब तक तो नहीं आया था। और 7, 8 में भी जब ना मतलब चैप्टर नंबर 7 में तो क्या हुआ कि मैंने वो गवर्नमेंट वाला था ना, जो उसकी वो वही डेफिनेशन के नीचे वाला जो था ना, वो मैंने डेफिनेशन पढ़ी। फिर नीचे वाला मैंने सोचा कि पूरे चैप्टर नंबर 7 मैंने वही सिर्फ छोड़ के गई मैं, कि मैं मतलब डेफिनेशन वो भी है तो थोड़ा आएगा ऐसा, और वही आ गया। और चैप्टर नंबर 4 और उसमें से कितने मतलब हार्ड आ गए। और मैं वो इंटरनल ऑडिटर वाला मैं नहीं करके गई थी और वो ही आ गया। तो मतलब जो मैं नहीं करके गई थी ना, वही सब आ गए। तो इसलिए मैं मतलब पहले जो 15 मिनट में क्या करती थी कि सबसे पहले टिक कर लेती थी कि मतलब 1, 2, 3 जब सब मतलब 100% मुझे आते थे ना, वो मैं सबसे पहले लिखूँगी ऐसा। तो पहले ही मतलब टिक कर लेती थी। तो उसमें मेरे ऑडिट में लिटरली 3 ही टिक हुए हैं कि मुझे 3 ही अच्छे से आते हैं। और वो भी वही वाले, वो चैप्टर नंबर 11 में से वो आया था ना, वही एथिक्स वाला, तो वो और वो मतलब वही 3, तो वो मतलब 3 ही, तो उसमें तो मैं पास हो ही नहीं सकती। तो मैंने मतलब सोच लिया था कि इसमें तो मतलब मैं फेल ही होंगी। तो फिर मैंने लिखा ऐसे, फिर 3, 4 ऐसे मुझे अच्छे आ रहे थे। और बाकी समय मैंने क्या किया कि मतलब मुझे तो जो भी ऐसा लगा ना कि इसके रिलेटेड कुछ भी लिख देती हूँ, तो वो मैंने लिख दिया। और मतलब चैप्टर नंबर 5 और 9 में भी ऐसा मुझे लगा, ऐसा मैंने लिख दिया। और MCQ आई थिंक MCQ इसके बहुत ईजी थे, तो ऑडिट में मैंने ना MCQ अच्छे से किए। तो आई थिंक ऑडिट में MCQ में मेरे अगर 20 आ गए, तो भी थियरी वाला पार्ट में 20 चाहिए। और अगर 20 नहीं भी आ सकते, पता नहीं, मुझे ऑडिट एक ही ऐसा सब्जेक्ट है कि मुझे नहीं लग रहा कि मैं पास होंगी। फिर मैंने लिखा तो है मतलब, पर अपने हिसाब से लिखा है, ऐसा नहीं कि मतलब सही ही होगा। और बहुत सारे क्वेश्चन उसमें ऐसे थे मुझे पता नहीं चल रहा था कि उसमें क्या आंसर लिख दूँ। जैसे वो एक था, कौन सा था मुझे नहीं याद आ रहा है, वो एक था मैंने अपने हिसाब से लिख दिया, मुझे याद नहीं आ रहा था जल्दी में। अगर मैं वो टेंशन में भी आ गई थी कि अब क्या करूँगी ऐसा, पर बाकी सबको भी टेंशन में देख लिया क्योंकि मैं और मेरा ऑडिट का पेपर अच्छा नहीं गया। फिर ऑडिट चला गया, तो मतलब वही फिर तो ये लगा कि अब ऑडिट में मैं फेल ही होने वाली हूँ, तो क्या ही अब पढ़ूँ। और वैसे भी FM से मेरा थोड़ा वीक है, क्योंकि FM मैंने ना ध्यान ही नहीं दिया पूरा। ऐसे में तो दिया है ऑफ कोर्स, पर ऐसे में मैंने ना चैप्टर नंबर 5 छोड़ दिया, मतलब ऐसे ने पूरा छोड़ दिया, पर उसमें से मैंने ना गिने चुने सिर्फ ना 11 या 12 क्वेश्चन है ना वो कर लिए, जो हम हमेशा पूछ जाते हैं ना, वही वो ओवर क्लास वाला। फिर मेंडेलोस मैट्रिक्स ऐसा कुछ था ना, वही वाला, नहीं MC किन्सी ऐसा कुछ था, हाँ, तो वो वाला 75 मॉडल ऐसा कुछ था, तो वो वाला कर लिया। और फिर मैंने मेन जो होते हैं ना वो कर लिया, जो उसमें से आया नहीं, पर मैंने वो किए थे। और चैप्टर नंबर 1 से 4 तक बोलूँ तो वो तो मैंने अच्छे से किए थे। तो चैप्टर नंबर 1 से 4 मैंने अच्छे से किए थे। और FM में मैंने WCM वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वो मैंने नहीं किया था, तो वो FM में छूट गया। फिर उसमें मैंने बाकी सब तो ऐसे कर लिए थे, हाँ थियरी भी नहीं की थी, पर FM में मैंने ऐसे किया था, मतलब जो वही डिविडेंड वाला, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर रेशियो, वो सब मुझे सब पक्के आते थे। और वही लीवरेज वो तो आता ही है, पर ऐसे मतलब सिर्फ मुझे WCM नहीं आता था, इन्वेस्टमेंट वाला आता था पर अच्छे से नहीं आता था, और थियरी नहीं आती थी, बाकी FM आता था। और ऐसे में चैप्टर 5 में थोड़ा मतलब वही थोड़ा ही आता था, ज़्यादातर नहीं आता था, तो बस तो FM ऐसे वैसा था। तो और उसमें एग्ज़ाम के अगले वाले दिन मैंने पढ़ा भी, मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगी क्योंकि ऑडिट का अच्छा नहीं गया, तो ऑफकोर्स, पर तो मैंने पढ़ा, उसमें मैंने अच्छे से किया और उसका पेपर भी ईजी आ गया। तो उसमें मैंने अच्छे से लिखा, मतलब मुझे अच्छा लगा। SM का पार्ट मैंने सबसे स्टार्ट किया था, तो SM मैंने पूरा अच्छे से लिखा। फिर FM की बात करूँ तो वो मुझे थोड़ा ऐसे
मीडियम लगा, ऐसा नहीं कि बहुत इजी लगा, पर ऐसे मुझे इजी लगा। और उसके एमसीक्यू सबसे ज़्यादा मुझे, अगर सब सब्जेक्ट मिला के एमसीक्यू जिसके इजी लगे ना, तो वो एफएमएसएम था, कि जिसके एमसीक्यू में सिर्फ मुझे 2 ही नहीं आते थे, बाकी मेरा पूरा मतलब आ ही गया, सबका आंसर आ गया। तो एमसीक्यू उसके बहुत ज़्यादा ईजी थे। तो इसलिए अगर एफएमएसएम की बात करूँ तो अगर एफएमएसएम में शायद मेरे 50 आ जाएंगे, मुझे 60 लाने चाहिए एग्रीगेट के लिए, पर पता नहीं यार 50 आ जाएंगे। तो ऐसा बस, तो ऐसे थे सब पेपर। मेन तो ऑडिट का ही टेंशन, क्योंकि ऑडिट में मैंने अच्छा नहीं किया तो फेल हो सकती हूँ, तो ऑडिट में होंगी। और टेक्स्ट में भी ऐसा मुझे पता नहीं कि मेरे सही आंसर मैंने लिखे हैं, तो टेक्स्ट में भी थोड़ा डर है। बाकी सबसे अच्छा गया हो तो अकाउंट, फिर कोस्ट भी अच्छा गया, क्योंकि मैंने ज़्यादा एग्ज़ाम के अगले दिन पढ़ा नहीं, तो भी मेरा अच्छा गया। और एफएमएसएम भी ऐसे इजी था, क्योंकि एफएमएसएम में कितनी ज़्यादा वीक हूँ तो भी मेरा अच्छा गया। और एमसीक्यू बहुत इजी थे ऐसे एफएमएसएम के, बाकी सबके एमसीक्यू मुझे हार्ड ही लगे। सबको एमसीक्यू में ऐसा था कि सब है ना 30 में से 25 ले आएंगे ऐसा। और मैं अकेली, मेरा मतलब एग्ज़ाम सेंटर में ऐसी थी कि मतलब मैं ऐसे सोच रही थी कि अगर मैंने 12-13 भी आ गए ना एमसीक्यू में तो भी अच्छी बात है। और मेरा वो चेक करने बाकी है, तो वो चेक करना है बाकी। हाँ, तो ओवरऑल बोलूँ तो मतलब पेपर तो ऐसे इजी आते हैं, पर 1-2 पेपर बहुत हार्ड आते हैं। ऑडिट का मुझे बहुत ज़्यादा ही हार्ड लगा, बहुत ज़्यादा। मेरे मतलब वही, उसमें मैं वीक तो नहीं थी। आई थिंक मैंने पहले भी मतलब एग्ज़ाम के पहले वही टेस्ट सीरीज़ वाला जो पेपर देना होता है ना, वो मैंने दिए थे, उसमें मेरा 64 आ गए थे। तो मैं इतनी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई कि मतलब ऑडिट को मैं मतलब अच्छे से लिख के आऊँगी, उसमें अच्छे से आते हैं ऐसा। पर एग्ज़ाम वाले दिन तो मेरा मतलब सत्यानाश हो गया, क्योंकि इतना हार्ड पेपर था ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही हार्ड लगा। जो लोगों ने ज़्यादा किया होगा उसको अच्छा लगा होगा, मतलब मैंने छोड़ा भी था तो उसके हिसाब से अच्छा है। मतलब छोड़ा था तो मुझे नहीं छोड़ना था, ये मुझे सबसे ज़्यादा मेरा मतलब गलती लगी कि मुझे उसमें छोड़ना नहीं चाहिए था, सब पढ़ लेना चाहिए था। पर यार मैं जो पढ़ा था वो भी नहीं आया, तो वो भी थोड़ा ऐसा, पर कोई बात नहीं, जो होगा अब। तो ऐसे थे मेरे सारे पेपर के मतलब रिव्यू। जिन अगर लगता है शायद पास हो जाऊंगी, पर ऑडिट में नहीं लगता, ज़रा भी नहीं लगता, तो उसमें फेल हो सकती हूँ। मतलब होंगी, मुझे तो पता है शायद होंगी मैं, पर कोई बात नहीं। तो हाँ, ऐसा था जनवरी 2025 का पेपर। सबसे ज़्यादा इजी अकाउंट का था, और कोस्ट का भी इजी था, एफएमएसएम भी इजी था, मतलब ऑडिट ही हार्ड था ऐसा। तो ओके, तो चलो बस इतना ही कहना था। तो बाय, हर हर महादेव।